नमस्ते। कभी सोचा है कि हमारे आज के संविधान का जो ढांचा है उसका लगभग 70% हिस्सा कहाँ से आया? ये आया था ब्रिटिश संसद के बनाए एक कानून से। जी हाँ, आज हम उसी ऐतिहासिक गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 की कहानी में उतरेंगे। एक ऐसा कानून जिसने भारत की तकदीर को एक नया मोड़ दिया और आज़ादी से पहले हमें सत्ता का पहला असली स्वाद चखाया। तो आज की हमारी चर्चा इन 5 हिस्सों में बंटी है। सबसे पहले देखेंगे कि ये नया खाका था क्या। फिर बात करेंगे कांग्रेस की जबरदस्त चुनावी लहर की, सत्ता के उस पहले स्वाद की, और फिर कैसे वर्ल्ड वॉर ने सब कुछ बदल दिया और इस्तीफे हुए। और आखिर में हम बात करेंगे उस मुक्ति के दिन की जिसके बहुत गहरे मायने थे। चलिए शुरू करते हैं। तो पहला पड़ाव, एक नया खाका। ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 आखिर था क्या? देखिए, ये ब्रिटिश संसद का बनाया अब तक का सबसे लंबा, सबसे डिटेल्ड कानून था। लेकिन इस पर जवाहरलाल नेहरू का एक बहुत मशहूर कमेंट था। उन्होंने कहा, ये एक ऐसी गाड़ी है जिसमें ब्रेक तो बड़े तगड़े हैं पर इंजन ही गायब है। अब सवाल यह है कि उन्होंने ऐसा क्यों कहा? क्योंकि असली पावर, मतलब किसी भी कानून को रोकने की वीटो पावर, वो अभी भी गवर्नर के ही हाथ में थी। तो फिर इस एक्ट में ऐसा खास क्या था अगर इंजन ही नहीं था? इसकी सबसे बड़ी, सबसे जरूरी बात थी प्रांतीय स्वायत्तता। इसका सीधा सा मतलब था कि प्रांतों में जो द्वैध शासन या डबल गवर्नमेंट का सिस्टम था वो खत्म। अब चुने हुए भारतीय मंत्री असली फैसले ले सकते थे। जरा सोचिए, सालों के लंबे संघर्ष के बाद ये पहली बार हो रहा था कि भारतीयों को अपने प्रांतों पर राज करने का असली हक मिल रहा था। ये कोई छोटी-मोटी बात नहीं थी, ये एक बहुत बड़ी जीत थी। और जैसा मैंने कहा, ये कोई छोटा मोटा कानून बिल्कुल नहीं था। इसमें 321 सेक्शंस और 10 शेड्यूल थे। इसने एक ऑल इंडिया फेडरेशन का भी प्रस्ताव रखा। हाँ, वो बात अलग है कि रियासतों ने मना कर दिया और ये कभी बन नहीं पाया, लेकिन इसका सबसे बड़ा और टिकाऊ असर आज भी दिखता है। हमारे देश की जो बड़ी बड़ी संस्थाएं हैं ना, जैसे रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया आरबीआई, हमारा सुप्रीम कोर्ट जो उस वक्त फेडरल कोर्ट कहलाता था, और यूपीएससी जैसी पब्लिक सर्विस कमीशंस, इन सबकी बुनियाद इसी एक्ट ने डाली थी। तो अब आते हैं दूसरे हिस्से पर, कांग्रेस की लहर। देखिए, कानून तो बन गया था, कागज पर सब तैयार था, लेकिन इसकी असली परीक्षा तो होनी थी चुनावों में। साल था 1937 और पूरे देश की निगाहें इन प्रांतीय चुनावों पर टिकी हुई थी। तो सवाल ये है कि जब 1937 में भारत ने पहली बार इतने बड़े पैमाने पर वोट दिया तो हुआ क्या? क्या ये एक्सपेरिमेंट कामयाब हुआ? यकीन मानिए, जो नतीजे आए वो किसी ने सोचे भी नहीं थे। बहुत ही नाटकीय थे। बस ये एक नंबर सब कुछ बता देता है। 11 में से 8 प्रांतों में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने सरकार बना ली। ये सिर्फ एक जीत नहीं थी, ये एक तरह की पॉलिटिकल सुनामी थी जिसने सबको हैरान कर दिया। अब जरा इन नतीजों को गौर से देखिए। ये दो पार्टियों की कहानी है। एक तरफ थी कांग्रेस, 5 प्रांतों में तो उससे पूरा बहुमत मिला और 3 में गठबंधन सरकार बना ली। मतलब वो देश की सबसे बड़ी पॉलिटिकल पावर बनकर उभरी। और दूसरी तरफ थी मुस्लिम लीग, जिसका प्रदर्शन बहुत ही खराब रहा। कमाल की बात तो ये है कि जिन इलाकों में मुसलमान ज्यादा थे वहां भी वो बुरी तरह हारी। ये मोहम्मद अली जिन्ना के लिए एक बहुत बड़ा झटका था। क्यों? क्योंकि इन नतीजों ने यह साफ कर दिया था कि उस वक्त भारत के मुसलमान सिर्फ मुस्लिम लीग को ही अपना नेता नहीं मानते थे। तो अब कांग्रेस की भूमिका बदल गई थी। अब वो सिर्फ आंदोलन करने वाली, विरोध करने वाली पार्टी नहीं थी, अब वो सरकार में थी, सत्ता का पहला स्वाद। और ये दौर चला पूरे 28 महीनों तक। तो इन 28 महीनों में क्या हुआ? कांग्रेस ने साबित किया कि वो सिर्फ नारे लगाना नहीं बल्कि सरकार चलाना भी जानती है। उन्होंने जेल सुधारों पर काम किया, किसानों के लिए कानून लाए। मतलब संघर्ष की राजनीति से हटकर असली गवर्नेंस का काम शुरू हो चुका था। सब कुछ ठीक चल रहा था और फिर अक्टूबर 1939 में सब पर अचानक ब्रेक लग गई। अब सवाल ये कि ऐसा क्या हुआ, ये सब क्यों रुका? इसका जवाब भारत में नहीं बल्कि हजारों मील दूर यूरोप में था। एक ग्लोबल लड़ाई ने भारत में एक नेशनल क्राइसिस पैदा कर दिया। सितंबर 1939 दूसरा विश्व युद्ध शुरू हो गया। बस इस एक घटना ने हिंदुस्तान की सियासत की पूरी दिशा ही मोड़ दी। और इस संकट की जड़ क्या थी? वाइसरॉय लिनलिथगो का एक तरफा फैसला। उन्होंने ऐलान कर दिया कि भारत भी जर्मनी के खिलाफ जंग लड़ेगा। और ये ऐलान करने से पहले उन्होंने एक भी
एक भी चुने हुए भारतीय नेता से सलाह तक नहीं ली। और यही वो सवाल था जिसने आग लगा दी। जिन नेताओं को लाखों लोगों ने वोट देकर चुना था, उनकी राय की कोई कीमत नहीं। उनकी मर्जी के बिना पूरे देश को एक वर्ल्ड वॉर में धकेल दिया गया। ये तो उस प्रांतीय स्वायत्तता का मजाक उड़ाने जैसा था, जिसके दम पर सरकारें बनी थीं। बस इसी एक तरफा फैसले के विरोध में कांग्रेस ने एक बहुत बड़ा और निर्णायक कदम उठाया। अक्टूबर 1939 सारी कांग्रेस सरकारों ने एक साथ इस्तीफा दे दिया। गवर्नेंस का वो 28 महीने का एक्सपेरिमेंट खत्म हो गया। लेकिन कहानी यहाँ खत्म नहीं हुई। असल में यहाँ से एक नया मोड़ आया। कांग्रेस के इस एक इस्तीफे पर हिंदुस्तान में दो बिल्कुल अलग-अलग रिएक्शन हुए, और इन रिएक्शंस ने देश की दरार को और भी चौड़ा कर दिया। ये देखिए, ये हमें साफ साफ दिखाता है कि राजनीतिक खाई कितनी गहरी हो चुकी थी। एक तरफ कांग्रेस और उसके सपोर्टर्स थे, जिनके लिए ये ब्रिटिश राज के खिलाफ एक प्रिंसिपल्ड स्टैंड था, अपने आत्मसम्मान की लड़ाई थी। और दूसरी तरफ मुस्लिम लीग और बाकी दल थे, जिनके लिए ये जश्न का मौका था। वो इसे कांग्रेस के राज से आज़ादी के तौर पर देख रहे थे। और इसी सोच के साथ 22 दिसंबर 1939 को मोहम्मद अली जिन्ना ने मुक्ति दिवस यानी डे ऑफ डिलीवरेंस मनाया। उनका बयान था, शुक्र है हमें कांग्रेस के अत्याचारों से मुक्ति मिली। ये बयान उस बढ़ती हुई खाई का सबसे बड़ा सबूत था। देखिए हुआ क्या, कांग्रेस के इस्तीफे से राजनीति में खालीपन आ गया, एक पावर वैक्यूम बन गया, और इसने जिन्ना को वो मौका दे दिया जिसकी उन्हें तलाश थी। इसी मौके का फायदा उठाकर बस कुछ ही महीनों बाद मार्च 1940 में मुस्लिम लीग ने पहली बार ऑफिशियली एक अलग देश पाकिस्तान की मांग कर डाली। तो आखिर में हमारे सामने ये बड़ा सवाल रह जाता है, कांग्रेस के उस एक सामूहिक इस्तीफे ने भारत की आज़ादी की राह को हमेशा के लिए कैसे बदल दिया? ये एक ऐसा कदम था जिसके नतीजे बहुत दूर तक गए। इसने न सिर्फ भारतीय राजनीति की दिशा बदल दी, बल्कि बंटवारे की नींव को और भी ज्यादा पक्का कर दिया। इस पर सोचना वाकई बहुत जरूरी